हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का प्रव्या एकेडमी पर दिल खोल के स्वागत। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। पढ़ाई वढ़ाई बढ़िया चल रही है कि नहीं चल रही, ये बताओ। क्योंकि आपको पता है हम लोग 10वीं बोर्ड की क्लासेस ले रहे हैं और आप 10वीं का एग्ज़ाम देंगे। तो ये एग्ज़ाम जो है, बोर्ड का एग्ज़ाम जो है, वो अति महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है। ये जीवन में आपको हर जगह जो 10वीं का सिलेबस है वो काम आएगा। यानी कि जो ये एग्ज़ाम है, वहाँ एग्ज़ाम में जो चीज़ें आप करोगे वही चीज़ें आपके जीवन में सेट हो जाएगी, आपके माइंड में सेट हो जाएगी। और आप इन फ्यूचर जितने भी कोई भी तैयारी करोगे, जितने भी एग्ज़ाम दोगे, वहाँ पर इसी 10वीं कक्षा से जुड़े सवाल आएंगे। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो समय है, और इस समय को बर्बाद बिल्कुल नहीं करना है, पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं जीवों में जनन, और हम लोग बात कर रहे थे लैंगिक जनन की। हम लोगों ने लैंगिक जनन की बात करते हैं। तो लैंगिक जनन और आज का जो हमारा टॉपिक है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जो जहाँ से क्वेश्चन इस चैप्टर से ज़्यादा बनने की संभावना रहती है, और बड़ा क्वेश्चन और ज़्यादा संभावना है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे। इसके साथ साथ ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके जीवन से भी जुड़ा हुआ है। तो आपको आप कौन सी भी क्लास में हो, आप 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th कहीं भी हो, तो ये टॉपिक अगर आपको पता नहीं है, ये बातें आपको पता नहीं है, तो ये पता होनी चाहिए। तो हम बात करने हैं लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में हम बात करेंगे मानव के अंदर। किसमें? मानव के अंदर हम बात करने वाले हैं आज लैंगिक जनन की। मानव, तुम लोग सब, हम लोग सब मानव हैं, और मानव के अंदर लैंगिक जनन की बात करेंगे कि मानव के अंदर आपसे पूछे कौन सा जनन होगा, लैंगिक की अलैंगिक। तो हमारे अंदर लैंगिक जनन होता है, ठीक है। यानी कि हमारे अंदर, मानव के अंदर दो लोग जो होते हैं, एक तो नर जिसे हम पुरुष कहते हैं, एक होता है मादा जिसे हम महिला कहते हैं। तो ये दो लोग मिलकर ही जनन कर सकते हैं। अकेला न तो नर जनन कर सकता है, न ही मादा जनन कर सकती है अकेली, ठीक है। देखो कई बार क्या होता है कि जैसे हम ये बात स्पष्ट क्लियर जान चुके हैं कि लैंगिक जनन होता है मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर नर तथा मादा दोनों का योगदान होता है। कैसे होता है हम आगे बात करेंगे। लेकिन आपके दिमाग में एक चीज बनी होगी कि जब कभी महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं, जब उनके बच्चे नहीं होते, यानी कि उनका जनन नहीं होता है, तो सामान्यतः क्या किया जाता है, किसी भूपा के पास ले जाया जाता है या किसी देवता के पास लेके जाया जाता है, और कहते हैं कि उसके बाद बच्चा हो जाता है। तब आप कहोगे कि ऐसी स्थिति में फिर नर का कोई योगदान नहीं रहता है। आप सोचोगे ऐसी स्थिति में नर का कोई योगदान नहीं है, सिर्फ मादा अकेली ने बच्चा पैदा कर लिया, तो आप कहोगे ये तो सर लैंगिक जनन नहीं, अलैंगिक जनन हुआ। तो ऐसा क्या हो सकता है? आप सोचिए, ऐसा हो सकता है क्या? आप सोचिए, बाकी की बातें हम आगे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक नाम ध्यान रखना होगा। मानव में जब हम बात करते हैं कि मानव के अंदर लैंगिक जनन होता है, तो होता कैसे है, कब होता है? तो देखो, एक आप देखो, क्या कोई आपने सुना है कि एक 5 साल का लड़का है या 5 साल की लड़की है, दोनों ने मिलकर जनन किया और बच्चा पैदा हो गया है। 5 साल की लड़की के आपने देखा महिला बच्चा पैदा करती है, सिंपल। अब अपन बात करते हैं, महिलाएं बच्चा पैदा कर रही है, तो क्या आपने कभी सुना कि 5 साल की बच्ची के, लड़की के एक कोई बच्चा पैदा हुआ है? ऐसा सुना क्या? आपने नहीं सुना होगा। 7 साल की नहीं सुना होगा, 8 साल की लड़की के बच्चा पैदा हुआ, ऐसा भी नहीं सुना होगा। अब क्यों नहीं सुना? तब बच्चे पैदा क्यों नहीं होते? तो इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको एक बात ये नोट करनी होगी कि हमारे अंदर जो हमारी उम्र है उसके आधार पर हमारी कई अवस्थाएं होती है। बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, युवा अवस्था होती है ना, वृद्धावस्था होती है। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है किशोरावस्था। कौन सी अवस्था? किशोरावस्था। ये नाम सुना होगा, किशोरावस्था। ये कौन सी अवस्था है?
देखो ये किशोरावस्था जो है, ये अवस्था ऐसे समझो 10 वर्ष से ऊपर और कम से कम 16 वर्ष की आयु, 10 से लगाकर 16 वर्ष की। इसमें हम अगर हम लड़के और लड़कियों की अलग बात करें तो लड़कियों में 10 से मान के चलो 14 वर्ष की और लड़कों में 12 से 16 वर्ष की आयु, ये किशोरावस्था कहलाती है। ये किशोरावस्था है क्या, इसमें क्या होता है? देखो ये जो अवस्था है ये हमारे जीवन की, मानव के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में एक जैसे आप देखोगे लड़का होता है, लड़की होती है, जब छोटे होते हैं धीरे धीरे बड़े होते हैं तो उनमें कई सारे आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जो ये किशोरावस्था है, इस अवस्था में एक लड़के और एक लड़की के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। क्या? बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, जिसमें शारीरिक परिवर्तन होते हैं। शारीरिक परिवर्तन यानी कि हमारे बॉडी से जुड़े हुए परिवर्तन, उसके साथ साथ ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ भावनात्मक परिवर्तन और मानसिक परिवर्तन होते हैं। ये अवस्था हमारी किशोरावस्था कहलाती है। क्या? कि किशोरावस्था में शारीरिक परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ भावनात्मक और मानसिक परिवर्तन होते हैं इस अवस्था के अंदर। तो ये अवस्था कौन सी है? किशोरावस्था। ये इसको तूफानी अवस्था भी कहा है। ये बहुत खतरनाक अवस्था होती है। इस अवस्था में जो लड़के लड़कियां जो होते हैं, ये उनके अंदर बहुत सारी जिज्ञासा होती है, बहुत सारे काम करने की इच्छा होती है, तूफानी करने की इच्छा होती है। तो ये तूफानी अवस्था है किशोरावस्था, जिस अवस्था से आप सारे अभी एंटर कर चुके हो। आप सारे लोग जो जो पढ़ रहे हैं 10वीं कक्षा में, वो तो इस अवस्था में घुसे हुए हैं और ये अवस्था उनकी चल रही है। ठीक है, तो ये है किशोरावस्था। किशोरावस्था के साथ साथ आपको एक नाम सुनाई देगा, यौवनारंभ। कौन सा आरंभ? यौवनारंभ। यौवनारंभ ये क्या है? देखो यौवनारंभ, देखो ये यौवनारंभ क्या है कि जो मैंने कहा किशोरावस्था के अंदर शारीरिक परिवर्तन होते हैं, उसके साथ साथ भावनात्मक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं। यानी कि मानसिक रूप से आप तैयार होना शुरू हो जाते हो। देखो यौवनारंभ में क्या है कि कोई भी लड़का या लड़की वो जनन के लिए शारीरिक रूप से तैयार होना शुरू हो जाते हैं। शारीरिक रूप से जनन के लिए शारीरिक रूप से तैयार होना शुरू होते हैं। तो ये अवस्था क्या कहलाता? यौवनारंभ कहलाता है। ये क्या कहलाता है? यौवनारंभ। इसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। कहने का मतलब ये है कि जैसे अपन, मैंने कहा ये सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपका, यहाँ लिख देता हूं, इसमें क्या है आपका मानसिक एवं भावनात्मक रूप से भी आप विकसित होते हो। इसमें आप शारीरिक रूप से विकसित होते हो। इसमें आप किससे? शारीरिक रूप से तैयार होते हो। सिंपल बात है कि इसमें जो बच्चे हैं आप बड़े होना शुरू हो जाते हैं। कहने का मतलब ये अवस्था है जिसमें आप बड़े हो रहे हो। यौवनारंभ में शारीरिक रूप से कोई भी बच्चा है, कोई भी लड़का है या लड़की है, वो शारीरिक रूप से जनन के लिए तैयार हो जाती है। जनन के लिए तैयार हो जाती है। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक यौवनारंभ शुरू नहीं होता है, उससे पहले कोई भी बच्चा, कोई भी लड़का या लड़की जनन नहीं कर सकते हैं। तो यौवनारंभ में उनके शारीरिक रूप से तैयार हो जाते हैं। और ये किशोरावस्था वो अवस्था है जिसमें आप सबके लिए, जनन के लिए मानसिक एवं भावनात्मक रूप से भी तैयार हो जाते हैं। सिंपल बात। ये जो यौवनारंभ है, यौवनारंभ की बात करें तो ये लड़कों के अंदर, मैंने बताया ये किशोरावस्था वाला सेम ही है। लड़कों के अंदर ये मान के चलो, ये लड़कों के अंदर 12 से 16 वर्ष की आयु है। इसमें ये सब लड़के तैयार हो जाते हैं जनन के लिए। ये है लड़कियों के अंदर। लड़कियों के अंदर हम बात करें तो ये थोड़ा सा पहले 10 से 14 वर्ष की आयु है। इसमें लड़कियां जनन के लिए तैयार हो जाएगी शारीरिक रूप से। ठीक है, उसके बाद ये मानसिक रूप से भी तैयार हो जाएगी और भावनात्मक रूप से। इसमें शारीरिक रूप से या जो है मानसिक रूप से तैयार होने के लिए बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बहुत सारे हार्मोन उत्तरदायी होता है। कौन उत्तरदायी होता है? बहुत सारे हार्मोन हमने पढ़े ना,
ये हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हार्मोन के द्वारा ही ये तैयार होते हैं, ठीक है। बहुत सारे हार्मोन जो होते हैं, विभिन्न ग्रंथियों से स्त्राव निकलते हैं, वो आपको यौनारंभ के लिए तैयार करते हैं और यहाँ आपको मानसिक जनन के लिए मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से तैयार करते हैं। कौन? हार्मोन। अगर किसी के अंदर हार्मोन नहीं बने तो वो लड़का या लड़की जनन के लिए भावनात्मक या शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से तैयार नहीं हो सकता। कई बार क्या होता है कि आप जनन के लिए कोई लड़का या लड़की शारीरिक रूप से तो तैयार हो गया, लेकिन उनके अंदर भावनात्मक रूप से या मानसिक रूप से वो तैयार नहीं है। समझे आप बात को, कि किसी के अंदर अगर वो व्यक्ति जनन के लिए शारीरिक रूप से उसका शरीर सही है, वो बच्चे पैदा कर सकता है, लेकिन अगर उसके अंदर भावनात्मक रूप से उसके अंदर वो विकास नहीं हुआ, या अगर हम कहें उसके अंदर मानसिक रूप से वो तैयार नहीं हुआ होता है, तो उसमें किसका प्रभाव होता है? हार्मोन्स का प्रभाव होता है। अब आप लोगों के अंदर ये हार्मोन तो बहुत भयंकर वाले निकल रहे होते हैं, क्या ना? हार्मोन जो है वो स्त्राव जो है वो बहुत भयंकर वाले निकल रहे होते हैं, इसलिए इस वजह से आपके अंदर आप भावनात्मक रूप से ज्यादा तैयार होते हो। शारीरिक रूप से तैयार हो या ना हो, लेकिन आप मानसिक और भावनात्मक रूप से तो जनन के लिए भयंकर रूप से तैयार हो रखे होते हो, ठीक है। तो ये किसका कारण रोल है? ये हार्मोन्स की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? हार्मोन्स की वजह से होता है। इस अवस्था में आते आते, यौनारंभ में आते आते जो है लड़के और लड़कियों में बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं। लड़के और लड़कियों में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं? परिवर्तन। एक लड़का है, एक लड़की है, तो जैसे ही इस अवस्था में आएंगे तो बहुत सारे परिवर्तन होंगे। क्या परिवर्तन होंगे? देखो, परिवर्तन की बात करें अपन, तो परिवर्तन, कुछ परिवर्तन तो ऐसे होंगे जो लड़के और लड़कियों में क्या होंगे? समान होंगे। लड़के और लड़कियों में क्या होंगे? समान। और कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो लड़कों में ही होंगे, लड़कियों में नहीं होंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो लड़कियों में ही होंगे, लड़कों में नहीं होंगे। यानी कहने का मतलब मेरे ये है, कुछ सेम होते हैं लड़के और लड़कियों में, कुछ लड़कों में अलग, कुछ लड़कियों में अलग। सिंपल। अगर हम बात करें लड़के और लड़कियों में एक समान कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और दूसरा आपको पता भी होना चाहिए कि लड़के और लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ये ध्यान रखिए। तो जैसे अपन बात करें लड़के और लड़कियों में, इस अवस्था के अंदर अपन बात करते हैं कि सिंपल सा, पहली बात तो ये है कि ये इनका शरीर जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से विकसित हो जाता है। शरीर जो है वो बढ़िया तरीके से विकसित हो जाता है। दूसरा, इनके जो जनन अंग है, जिसे हम जननांग कहते हैं, जनन अंग, या जिसे हम क्या कहते हैं? जननांग। ये जननांग, ये जो जननांग है ये विकसित हो जाते हैं। जननांग क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कांख है, कांखें हैं, कांख और जो जांघें हैं, यहाँ पर छोटे छोटे क्या, यहाँ पर जांघें हैं, यहाँ पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। क्या आते हैं? बाल आते हैं। सिंपल। जननांग विकसित हो जाते हैं। दूसरा, ये लड़के और लड़कियों में सेम परिवर्तन है कि लड़कों में भी जननांग और लड़कियों में भी जननांग विकसित हो जाएंगे, ठीक है। और लड़कियों में और लड़कों में भी कांख और जांघों के अंदर, जांघे जो है वहां पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। यानी कि जो आपका जननांगी क्षेत्र है, जननांगी क्षेत्र है, उसके आसपास बाल आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। उसके आसपास क्या होंगे? बाल आना शुरू। उसके साथ साथ जैसे हाथ और पैर वगैरह पे छोटे छोटे बाल आना शुरू होते हैं। हाथ और पैरों पर भी छोटे छोटे बाल आना शुरू होते हैं। ऐसे जो हाथ हैं, यहाँ पर ये जो ऐसे बाल आते हैं ना, ये वाले हाथ और पैरों पर भी छोटे छोटे बाल आना शुरू होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो आपकी स्किन है, ये त्वचा है, त्वचा क्या हो जाएगी? तेलीय हो जाएगी। त्वचा कैसी हो जाती है? तेलीय हो जाती है। त्वचा हो जाती है तेलीय, एकदम चिकनी चिकनी हो जाती है। उसके साथ ही ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात, मुहासे निकल जाते हैं। चेहरे पे जो मुहासे होते हैं, फुंसियां होती है, फुंसियां निकल जाती है इस अवस्था के अंदर, किशोरावस्था के अंदर। समझ में आई? इसके साथ ही ध्यान रखना, जो शरीर है आपका, बॉडी है, ये बहुत सेंसिटिव हो जाती है। यानी कि आपको कोई टच कर रहा है, और विशेषतः अगर कोई आपको विपरीत लिंग का व्यक्ति टच कर रहा है, अगर लड़के को लड़की टच कर रही है या लड़की को लड़का टच कर रहा है, तो उसके प्रति आप भयंकर वाले सेंसिटिव हो जाते हो। क्या हो जाते हो? संवेदनशील हो जाते हो, ठीक है ना। आपको यूं महसूस सा होने लगता है, ठीक है ना। समझे बात को? तो ये वाली बात है, ठीक है ना।
अच्छा देखो, एक सिंपल सी बात ये है कि ये ऐसे परिवर्तन है जो लड़के और लड़कियों में क्या होता है, सेम। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे परिवर्तन ये तो सेम है, लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो लड़के और लड़कियों में अलग होंगे, और वही परिवर्तन जो है पता करेंगे, आपको दिखने से पता चलेगा कि ये लड़का ये लड़की है। कई बार आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं, जब जिनकी किशोरावस्था नहीं होती है, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो सेम ही होते हैं। आप अगर किसी लड़के को लेकर आए और उसके बाल रखे हुए हैं, तो आप कहोगे ये लड़की किसकी लाई हो, तो पता चलेगा ये लड़की नहीं है, लड़का है। और कई बार कोई लड़की होती है और उसके बाल भी नहीं रखे हैं, एकदम जींस वींस पहना के रखी है, तो आप कहोगे ये लड़का किसका है, तो वो कहेंगे ये लड़का नहीं है, ये लड़की है। तो क्यों, उस समय पता नहीं चलेगा, क्योंकि उनके अंदर जो बाहर के लक्षण सेम होते हैं, वो दिखते सेम है, हर तरह से वो सेम होता है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे परिवर्तन जो होते हैं जो लड़के और लड़कियों में होते हैं अलग। लड़के और लड़कियों में क्या होते हैं, अलग। तो हम इसको मिटा के बात करते हैं, इसको मिटा के हम बात करते हैं कि लड़कियों में क्या परिवर्तन होता है। सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, इनको मिटा देते हैं, क्या है। तो सिंपल सी बातें हम कर रहे हैं लैंगिक जनन से रिलेटेड, ठीक है। तो अब हम बात किसकी करेंगे, लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है। तो लड़कियों में परिवर्तन क्या क्या होते हैं, लड़कियों में होने वाले परिवर्तन, लड़कियों में परिवर्तन, ठीक है। लड़कियों में जो परिवर्तन होते हैं किसके द्वारा, जो लैंगिक, जो किशोरावस्था में होते हैं, जिसे हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण भी बोलते हैं। तो देखो लड़कियों में क्या परिवर्तन होंगे, सबसे पहली बात तो जैसे उनके अंदर स्तन ग्रंथियों का विकास हो जाएगा, या स्तनों का विकास हो जाएगा। सिंपल सा लिखो, स्तन का विकास हो जाएगा। जो स्तन है उनका विकास हो जाएगा, स्तन जो है वो धीरे धीरे बड़े होना शुरू हो जाएंगे, स्तन जो है वो धीरे धीरे बड़े होना शुरू हो जाएंगे, सिंपल, ठीक है। उसके अलावा जो स्तन के आगे का भाग है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, स्तनाग्र, अरे इसका नाम ये स्तन और अग्र का मतलब आगे वाला भाग, स्तनाग्र, या इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं निप्पल। जो ये निप्पल है, इसका रंग जो है, निप्पल का रंग जो हो जाएगा गहरा, निप्पल का रंग जो क्या हो जाएगा, गहरा रंग हो जाएगा। निप्पल का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, ठीक है ना। आप बात समझ गए कि स्तन बड़े होना शुरू हो जाएंगे, उसके साथ साथ स्तन के आगे का भाग यानी कि स्तनाग्र या निप्पल का रंग जो है वो कैसा हो जाएगा, गहरा होना शुरू हो जाएगा, सिंपल। उसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट है वो है लड़कियों में महावारी या ऋतुस्राव शुरू हो जाएगा। महावारी या ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाएगा। ऋतुस्राव या महावारी, या इसे एक और नाम दे सकते हैं, रजोधर्म शुरू हो जाएगा। रजोधर्म, कौन सा धर्म, रजोधर्म शुरू हो जाएगा। क्या होता है इसके बारे में हम डिटेल से थोड़ी सी बात करेंगे, लड़कियों में ये महत्वपूर्ण बात है कि महावारी या ऋतुस्राव या रजोधर्म शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और देखते हैं। उसके अलावा जो श्रोणी होती है, श्रोणी का मतलब जो हमारे कमर के पास वाली हड्डी है, श्रोणी बड़ी हो जाएगी, श्रोणी का आकार बड़ा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, आकार बड़ा हो जाएगा। बड़ा क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है श्रोणी जो है वहीं से क्या होगा, भाई जनन के लिए बच्चा पैदा करना है तो वहाँ महिला बच्चा पैदा करती है, तो बच्चा श्रोणी के वहां से निकलेगा, तो इसका आकार हमें क्या चाहिए, बड़ा। इसलिए आपने देखा होगा महिलाएं जो है वहाँ जो श्रोणी होती है वो चौड़ी होती है, महिलाओं की श्रोणी क्या होती है, चौड़ी होती है, ठीक है। इसके अलावा सिंपल सा जैसे लड़कियों की जो आवाज है, आवाज बहुत महीन यानी कि पतली हो जाती है, बहुत पतली बोला करती है, ठीक है ना। आवाज से पता चल जाता है ना कि ये लड़की है या लड़का है, तो आवाज जो होती है वो कैसी हो जाती है, पतली हो जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ मैंने बताया ही है कि जनन अंग, तो जनन अंग महिलाओं में अलग है, तो जैसे अंडा से, है ना, क्या, अंडा से अंडवाहिनी या योनि यानी कि वेजाइना, इन सारे अंगों का क्या हो जाएगा, विकास हो जाएगा। ये किससे रिलेटेड है, महिलाओं से रिलेटेड है या लड़कियों से रिलेटेड, ये सारे परिवर्तन। अगर हम बात करें लड़कों के अंदर, तो यहीं पे लिख देता हूं लड़कों के अंदर, तो लड़कों में क्या परिवर्तन होंगे बताओ।
तो बताओ लड़कों में क्या परिवर्तन होंगे? सबसे पहले तो उनके दाढ़ी मूछे आ जाएगी। क्या हो जाएगी भैया? दाढ़ी मूछे आना शुरू हो जाएगी। दाढ़ी मूछे आएगी, दाढ़ी मूछे आएगी, दाढ़ी मूछे आएगी। क्या आएगी? दाढ़ी मूछे। लड़कों के दाढ़ी मूछे आना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ आवाज, इनकी आवाज पतली होती है तो इनकी आवाज भारी हो जाती है। आवाज क्या हो जाती है? आवाज भारी हो जाती है। आवाज हो जाती है भैया भारी, भारी होती है, ऐसे मतलब भयंकर वाले भारी होती है। किसी किसी की तो ऐसे जैसे कोई फटा हुआ स्पीकर नहीं होता है वैसे तो वो बोलते हैं, है ना। तो वैसी आवाज किसकी हो जाती है? लड़कों की। आवाज जो है भारी होती है। आवाज कैसी हो जाती है? भारी, और फटती भी। आवाज भारी और फटती भी है। कई बार फटती कैसे? फटा हुआ स्पीकर फटती है। मैंने कहा ना, कई के लड़के ऐसे देखोगे जिनकी आवाज भयंकर फटती है, ठीक है ना। चलो, इसके अलावा शरीर, पुरुषों का शरीर थोड़ा क्या बलवान हो जाता है, यूं शारीरिक रूप से हट्टे कट्टे बॉडी वाले, बलवान हो जाता है, मजबूत हो जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा इनमें जो श्रोणी है, श्रोणी इनमें पतली होगी। श्रोणी क्या होगी? श्रोणी पतली होगी, क्योंकि इनको बच्चा पैदा करना नहीं है। पतली हो जाएगी और मजबूत हो जाएगी। पतली हो जाएगी और क्या हो जाएगी? मजबूत, ठीक है। क्योंकि जो लड़के होते हैं इनका शरीर तो वैसे ही मजबूत होना है, ठीक है। और इसके अलावा एक ध्यान रखना, कंधे, जो कंधे हैं ये थोड़े चौड़े हो जाएंगे। कंधे, कंधे चौड़े हो जाते हैं। क्या होते हैं? कंधे चौड़े हो जाते हैं। कंधे क्या हो जाते हैं? चौड़े। सिंपल, कंधे क्या हो जाते हैं? चौड़े, ठीक है। उसके साथ साथ दिवसपन में, रात में शीशन का, शीशन, अब तुम कहोगे ये शीशन क्या होता है? शीशन का ऊर्ध्व होना। रात में दिवास्वपन के दौरान जो है, रात में लड़कों का शीशन का ऊर्ध्व होना, ठीक है। ये अब तुम कहोगे शीशन क्या होता है? आगे बताते हैं, ठीक है, अगर नहीं पता है तो। ये बातें हैं, ठीक है। ये सारी, इसके साथ ही इनमें जो वर्षण है, यानी कि जनन अंग है, वर्षण है, शुक्रवाहिनी है, और ये एक मैन कौन? शीशन। ये सारे क्या हो जाते हैं? विकसित हो जाते हैं। ये सारे क्या हो जाएंगे? विकसित हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे परिवर्तन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। ये ऐसे परिवर्तन है आप लोगों ने देखे हुए हैं, आप लोगों को बस ध्यान में रखना है। आप लोगों ने सब चीजें आपने फेस करी है, ये सारी चीजें पता ही है आपको, ठीक है। लेकिन इससे क्वेश्चन बनता है बड़ा और आप लिख भी नहीं पाते हो, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। बेझिझक इन चीजों को देखिए, बेझिझक इन चीजों को पढ़िए, सोचिए, समझिए, ठीक है ना। आपके शरीर के बारे में आपको तो पता होना ही चाहिए, और अगर आपका शरीर है आपको पता ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है? चलो ये देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ये सारी चीजें हमने शॉर्ट में लिख ली है, ताकि आपको क्या है, आपको भी इस तरह से शॉर्ट में चीजें लिख लिख के पढ़नी चाहिए, है ना। चलो, हम अभी तो हमने ये बात करी कि कैसे कौन क्या होता है, कहाँ तैयार होता है। अभी हम जनन के पास पहुंचे नहीं है, ठीक है। अब हम करेंगे जनन की बात। अब हम बात करेंगे जनन की। तो देखो, जनन में हमारे पास कल भी हमने पढ़ा था, पुंकेसर को अलग पढ़ा और स्त्री केसर को हमने अलग पढ़ा। तो आज भी हमारे पास दो लोग हैं, एक तो नर है, एक मादा है। तो हम दोनों का जनन मामला अलग है। तो और हम बात करते हैं, जैसे पाचन तंत्र पढ़ा, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है? जनन तंत्र। और जब जनन तंत्र की बात करते हैं तो जनन में हमारे पास दो लोग होंगे, एक तो मादा होगी, एक नर जनन तंत्र। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नर जनन तंत्र की। किसकी बात करेंगे? नर जनन तंत्र। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाते हैं नर जनन तंत्र। जनन तंत्र कि भाई नर के अंदर किस तरह का तंत्र है जिससे आपका जनन होगा, जिससे आपका क्या होगा? जनन होगा। तो सिंपल सा नर जनन तंत्र है। इसका जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हर बार डायग्राम से जुड़े सवाल पूछते हैं। तो डायग्राम से हम इसको समझेंगे और डायग्राम बनाना आप लोग भी सीखेंगे, ठीक है। तो शुरू करें, चलो आओ हमारे साथ साथ आप भी अपने बुक के अंदर डायग्राम जरूर बनाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो जनन की बात करते हैं। तो आपको मैंने बताया था उत्सर्जन। उत्सर्जन में हमने एक इस तरह से दो नली, ये मूत्रा से, ये इस तरह का हम लोगों ने क्या पढ़ा था? मूत्रा से। और ये नली जो आ रही है, ये नली जो है, ये नली कौन सी थी? आप कहोगे सर कौन सी नली, हमें तो पता ही नहीं है। अरे याद करो, जो किडनी से नली आ रही थी, जिसे हम मूत्र वाहिनी कह रहे थे। क्या कहते थे?
मूत्रवाहिनी। तो ये कौन सी वाहिनी है? मूत्रवाहिनी। अरे इसका रोल नहीं है मूत्रवाहिनी, लेकिन आपको पता चलेगा कि ये है कहाँ पर, कहाँ से कौन सी नलियाँ जा रही है। और मूत्रवाहिनी है, यहाँ से ये इस तरह का इस तरह की संरचना बना लेते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये नली जो है ये सीधी सीधी मूत्र मार्ग में खुलती है। ये किस में खुलती है? मूत्र मार्ग के अंदर खुल रही है। ये मूत्र मार्ग की बात है। ये किस में खुलती है? मूत्र मार्ग के अंदर खुलती है। सिंपल बात है। ये किस में खुलेगी? मूत्र मार्ग के अंदर खुलेगी। किस में खुलेगी? मूत्र मार्ग के अंदर। ठीक है, चलो ये हमने अभी जनन के बारे में नहीं बताया। ये आपका क्या है? मूत्राशय। ये तो क्या हो गया? मूत्राशय। और ये क्या है? आप कहोगे सर मूत्र मार्ग। ये क्या है? मूत्र मार्ग। ये नली है। ठीक है, चलो अब हम यहां से ही बात करते हैं। देखो ये मूत्र मार्ग जो है ये नली है, लेकिन नली ऐसी तो होती नहीं है। नली के ऊपर जो है मांस वगैरह होता है। तो हम बात करते हैं ये इस तरह से मांस होता है। ठीक है, ये आगे की बात है। ठीक है, अब क्या होता है? अब देखो सिंपल सा है कि हम नर जनन तंत्र की बात करें तो इसके अंदर हमारे पास मेन अंग जो है वो है वृषण। तो यहाँ पर जो है इस तरह से वृषण कोश होता है। इस तरह से क्या होता है? वृषण कोश होता है। इस तरह से हमारे पास क्या होता है? वृषण कोश होता है। और इस वृषण कोश के अंदर क्या होता है? वृषण होता है। इस वृषण कोश के अंदर क्या होता है? वृषण होता है। ये क्या है? वृषण है। ये क्या है? यहाँ पर ग्रंथियां भी होती है, लेकिन हम सिर्फ वृषण की बात करेंगे। और ये वृषण जो है यहाँ से एक नली निकलती है। वृषण के यहाँ से क्या निकलती है? एक नली निकलती है। वृषण के यहाँ से क्या निकलती है? एक नली निकलती है। ठीक है, और ये नली ऐसे घूम फिर के ऐसे आप इसको ड्रॉ करो। घुमा के यूं आने दो। ठीक है, घुमा के यूं आने दो और इसको सीधा सीधा जाके कहाँ मिला दो? सीधा सीधा यहां मिला दो। किस में? मूत्रवाहिनी के अंदर। किस मूत्र मार्ग के अंदर, सॉरी, किसके अंदर मिला दो? मूत्र मार्ग के अंदर। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा अगर आप चाहो तो डायग्राम को ठीक से भी दे सकते हो। इस मूत्र वाहिनी को मैंने हटा दिया। ठीक है, ये यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया? यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया है तो आगे की बात तो बहुत ही सिंपल है। अरे यहां पर कुछ नहीं, ये इस तरह से संरचना है। ठीक है, मेन मामला यही का है। ये हो गया। अब आप लोगों को क्या करना है, इसके नाम मैं बताऊं उससे पहले एक दो चीजें और यहाँ पर ऐड करनी है। चलो पहले ये नाम आपको मूत्राशय, ये मूत्रवाहिनी है, ये मूत्र मार्ग है। ये वाला नली क्या है? मूत्र मार्ग है। ठीक है, और जो मूत्र मार्ग जिससे बाहर निकलता है उसे हम शीशन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? शीशन बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? शीशन बोलते हैं। जहां से मूत्र आपका बाहर निकलता है, जिससे मूत्र आपका बाहर निकलता है। नर की बात करें तो नर की बात हो रही है। नर में जहां से मूत्र बाहर निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं? मूत्र शीशन बोलते हैं। और वो जो नली होती है, जो मार्ग होता है, उसे मूत्र मार्ग बोलते हैं। ये जो हमने बनाया है, ये जो है ये वृषण है। ये क्या है? वृषण है। ये क्या है? वृषण है। और ये जिस थैली के अंदर है इसे वृषण कोश कह देते हैं। इसे वृषण कोश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वृषण कोश। ठीक है, और वृषण से जो नली निकल रही है इसे हम क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी। इसे हमने क्या कह दिया? शुक्रवाहिनी कह दिया। सिंपल है, बहुत सिंपल चीजें है। और ये जहां से यहाँ पर मिल रही है, ठीक है, उससे पहले यहाँ पर एक ग्रंथि ऐड होती है। एक ग्रंथि यहाँ पर मिलती है जिसका अपना स्त्राव इस नली के अंदर छोड़ती है, और इस ग्रंथि को हम लोग बोलते हैं शुक्राशय। इस ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? शुक्राशय। सिंपल है, शुक्राशय। ये समझ गए आप? ठीक है, और एक ग्रंथि और यहाँ पर देख लेना कि यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्रंथि भी है। यहाँ पर जहां पर ये मिल रही है इसी के पास में एक कौन सी ग्रंथि है? प्रोस्टेट ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है?
प्रोस्टेट ग्रंथि है, ठीक है। यहाँ पर एक ग्रंथि और होती है काउपर ग्रंथि, आपके बुक में नहीं दी हुई है, ठीक है, आपके बुक में नहीं दी हुई है। कौन सी ग्रंथि है? काउपर, ठीक है, वो चलो नहीं नाम नहीं लिखते क्योंकि आप एक्स्ट्रा चीजें याद मैं बता दूंगा, लेकिन काउपर ग्रंथि है। कौन सी है? काउपर ग्रंथि, सिंपल, और कुछ भी नहीं है, ये इतना सारा मैटर है, सिंपल सा डायग्राम है, आप 1 मिनट के अंदर बना सकते हो। मैंने आपको चीजें समझा दी कैसे हो रहा है, ठीक है। ये अब हम बात करते हैं इस नर जनन तंत्र की। देखो, नर जनन तंत्र हो या मादा जनन तंत्र हो, इसमें हमारे पास 2 तरह के अंग मिलेंगे, एक तो प्राथमिक अंग होगा और एक होगा द्वितीयक अंग। प्राथमिक अंग का मतलब होता है जो मेन अंग होता है। प्राथमिक अंग का मतलब क्या होता है? जो मेन अंग होता है, जो मेन अंग होता है, प्राथमिक अंग, मेन अंग होता है, उसे हम प्राथमिक अंग बोलेंगे। जो कि इसमें होता है वर्षण, जो कि क्या होता है? प्राथमिक अंग इसमें कौन है? वर्षण है। प्राथमिक अंग इसमें आपका हो गया वर्षण। दूसरे होते हैं सहायक अंग कह सकते हैं या द्वितीयक अंग कह सकते हैं, जिसमें हमारा कौन आएगा? एक तो आएगा शुक्रवाहिनी, एक आएगा शुक्राशय, एक आएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, मूत्र मार्ग तो है, या इसको हम कह सकते हैं शिश्न आएगा। क्या आएगा? शिश्न आएगा, ठीक है। ये शिश्न को हम ध्यान रखना पेनिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेनिस। ये देख लो, अब आप लोगों को शिश्न समझ में आ गया, वहां देख रहे थे क्या था, ठीक है। चलो अब यहां से हम बात करते हैं किस किस की? प्राथमिक वर्षण अंग। अब हम देखेंगे कि काम क्या है। देखो, नर जनन तंत्र है तो ये क्या निर्माण करेगा? नर युग्मकों का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करना है? नर युग्मकों का निर्माण, नर युग्मक बनाने हैं। अच्छा, कोई बता सकता है नर युग्मक को हम जो है उसको हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये जनन तंत्र का काम क्या है? इस पूरे नर जनन तंत्र का काम क्या है? काम ये है कि नर युग्मक का निर्माण करना और इस नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाना। इसका ये काम है कि नर युग्मक का निर्माण करना और इसको मादा युग्मक तक पहुंचाना, बस इतना सा इसका काम है। अब हम बात करते हैं वर्षण की। किसकी बात करते हैं? वर्षण की। तो वर्षण क्या है? वर्षण होते कितने? पहले तो ये देखो, वर्षण हमारे पास एक जोड़ी यानी कि 2 होते हैं। एक जोड़ी यानी कि कितने? 2 होते हैं, ठीक है। वर्षण एक नर के पास कितने वर्षण होंगे? 2, ठीक है। कहां पर होते हैं? ये वर्षण कोश के अंदर स्थित होता है। वर्षण कोश के अंदर उदर गुहा के बाहर यानी कि पेट के बाहर एक जोड़ी होते हैं, उदर गुहा के बाहर वर्षण कोश के अंदर स्थित होता है। एक जोड़ी और उदर गुहा के बाहर और एक जोड़ी होते हैं और वर्षण कोश के अंदर स्थित होता है, ठीक है। अब आप कहोगे कि पहली बात तो काम क्या करते हैं? तो ये काम करते हैं नर युग्मक का निर्माण करते हैं। यही काम वर्षण क्या करेंगे? नर युग्मक का निर्माण करेंगे। अब मैं कह रहा था नर युग्मक कहते किस है? तो कहते नर युग्मक, इसका हम नर युग्मक का नाम कहते हैं शुक्राणु। नर युग्मक को हम क्या कहते हैं? शुक्राणु। तो ये किसका निर्माण करते हैं? शुक्राणुओं का निर्माण करते हैं। नर युग्मक यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण कौन करता है? वर्षण करता है। वर्षण में किसका निर्माण? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण कहां पर हो गया? वर्षण के अंदर। कितने होते हैं वर्षण? एक जोड़ी। कहां पर होते हैं? वर्षण कोश के अंदर और पेट के बाहर। अब आप कहोगे सर पेट के बाहर क्यों है? बाहर इसलिए कि हमारे शरीर का तापमान होता है ज्यादा। कितना होता है हमारे शरीर का तापमान? आप कहोगे सर 37 डिग्री सेल्सियस। तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, तो शुक्राणु निर्माण के लिए तापमान चाहिए इससे कम, तो कम से कम 2-3 डिग्री सेल्सियस कम हो, 2-3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो। इसके लिए ये शरीर से कहाँ आते हैं? बाहर आ जाते हैं। ये शरीर से कहाँ आते हैं? बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आ जाते नहीं, मतलब जन्म के समय ही इनको बाहर आना होता है। क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, इसके लिए आपको जब आप उच्च क्लासों में पढ़ोगे, हाई एजुकेशन लोगे, तब ये सारी चीजें और पढ़ोगे। लेकिन अब अपन को ये ध्यान रखना, ये बाहर होते हैं। बस बाहर होते क्यों है? क्योंकि ये इनको तापमान, शुक्राणु निर्माण करने के लिए तापमान कितना चाहिए? 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम, हमारे शरीर का जितना है उससे थोड़ा कम चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है।
ये होगी। ये जो शुक्राणु है, अब आप कहोगे ये है क्या, तो देखो शुक्राणु क्या है, ये नर युग्मक है। इनमें क्या होता है, आनुवांशिक पदार्थ होता है, इसकी इस तरह की संरचना होती है और इसके अंदर ये सिर होता है, यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ होता है, ये पूंछ होती है। ठीक है, हमारे इस सिलेबस में शुक्राणु की संरचना है नहीं, 8th क्लास में है तो वहाँ आप पढ़ के भी आए होंगे। तो ये शुक्राणु है, ये यही क्या है, नर युग्मक होते हैं, यही क्या होते हैं, नर युग्मक होते हैं। ठीक है, ये अपने कहाँ चले जाएंगे, ये यहाँ से बन के कहाँ जाएंगे, इस शुक्रवाहिनी के द्वारा, इस शुक्रवाहिनी के द्वारा यूं यूं जैसे ही बने यहाँ से रवाना हो जाएंगे, यहाँ से घूमते 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 कहाँ आएंगे, यहाँ पर है शुक्राशय। शुक्राशय एक क्या है, ग्रंथि। शुक्राशय एक क्या है, ग्रंथि। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, ये वर्षण आपको पता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का भी स्त्रावण करता है। वर्षण किसका स्त्रावण करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्त्रावण करता है। ये शुक्राणु निर्माण को भी कंट्रोल करता है, ये शुक्राणुओं के निर्माण को भी कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ आपको पता ही है द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को भी कंट्रोल कर रहा था। सिंपल। अब यहां से शुक्राशय तक काम पहुंच गए शुक्राणु, और शुक्राशय अपना स्त्राव इसमें छोड़ता है, शुक्राशय अपना स्त्राव इसमें छोड़ता है। ठीक है, कुछ पदार्थ छोड़ता है, और फिर यहाँ से एक प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, ये भी अपना स्त्राव छोड़ती है। प्रोस्टेट ग्रंथि भी अपना स्त्राव किसमें छोड़ेगी, इसके नली के अंदर। और इस शुक्रवाहिनी में जैसे ही ये सबका स्त्राव आएगा तो ये शुक्राणु क्या बन जाएंगे, शुक्राणु प्लस इन दोनों ग्रंथियों का स्त्राव, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि दोनों का स्त्राव मिल जाएंगे, तो उससे हम कहेंगे वीर्य। इसे हम क्या कहेंगे, वीर्य कहेंगे, सीमेन कहेंगे, सीमन। ठीक है, ये क्या बन गया, वीर्य। तो वीर्य और शुक्राणु में क्या फर्क है, तो आप कहोगे शुक्राणुओं के साथ अगर शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि का स्त्राव मिल जाता है तो वो क्या होता है, वीर्य। और ये जो शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथियों का जो स्त्राव होता है वो काम क्या करता है, तो ये इस शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, चाय पानी नाश्ता बिस्किट वगैरह ला के देता है कि साहब तुम चलो, हम तुम्हें क्या देते हैं, खाना पानी देते हैं। तो खाना पानी कौन देगा, इसका स्त्राव। ये जो सीमेन है, वीर्य है, ये अगर आपने 2 से 4 ml लिया तो इसमें करोड़ों शुक्राणु होंगे। कितने होंगे, करोड़ों शुक्राणु। 2 से 4 ml के अंदर करोड़ों शुक्राणु होते हैं, ध्यान रखना, करोड़ों शुक्राणु होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अब यहां से शुक्राणु ना होकर के यहां पर क्या बन गया, वीर्य बन गया। और वीर्य ये कहां से, इस मूत्र मार्ग में चला जाएगा, और मूत्र मार्ग जब ये वीर्य आएगा तो यह मूत्र मार्ग बंद हो जाएगा, यानी कि मूत्र नहीं आएगा, मूत्र मार्ग बंद नहीं होगा, यहाँ से मूत्र आना बंद हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर कौन सी ग्रंथि होती है, काउपर ग्रंथि का क्या काम है, काउपर ग्रंथि का काम यह है कि ये जो मूत्र मार्ग होता है, मूत्र जब यहाँ से जाता है तो यहाँ से मूत्र मार्ग को साफ करने के लिए एक विशेष तरह का लिक्विड छोड़ती है, चिपचिपा पानी टाइप पदार्थ छोड़ती है यहाँ से। और ये चिपचिपा पानी वाला जो पदार्थ होता है वो इस नली को साफ करता है ना, चिपचिपा पदार्थ जो है वो इस नली को साफ करता है। जो ये मार्ग होता है मूत्र के कारण जो अम्लीय मार्ग बन जाता है उसको ये सही करता है। ठीक है, और इसके बाद ये पूरे मार्ग को साफ करता है। उसके साथ ही साथ जब क्या कह सकते हैं, मैथुन होता है तो इसके समय ये काउपर ग्रंथि का स्त्राव जो होता है वो चिकनाहट प्रदान भी करता है। क्लियर। उसके साथ ही जैसे ही यहाँ से सीमेन जो है वो सीसन से बाहर आता है, यहाँ से जो सीमेन है जो वो कहाँ से बाहर आता है, सीसन से बाहर आता है, पेनिस से क्या आ जाएगा, बाहर आएगा। ठीक है, और ये जो मूत्र मार्ग है ये यहाँ से दोनों चीजें आती है, मूत्र भी आता है, यहाँ से दोनों चीजें आती है। मूत्र मार्ग से क्या आता है, मूत्र तो आता ही है, उसके साथ ही वीर्य आता है। वीर्य जैसे हम शुक्राणु, जिसमें मेन कौन होता है, शुक्राणु होता है। तो शुक्राणु वीर्य हम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके साथ में क्या है, शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि का जो है स्त्राव है। लेकिन हमें मेनली किसको लेना है, शुक्राणुओं को। शुक्राणुओं के साथ ये आए तो आए, लेकिन हाँ, तो हम इसे क्या कह सकते हैं, शुक्राणु कहेंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर यूं भी लिख सकते हैं, शुक्राणु और मूत्र का कॉमन मार्ग है, शुक्राणुओं
शुक्राणु और मूत्र का क्या है, ये कॉमन मार्ग है। ठीक है, ये क्या है, कॉमन मार्ग है। यहाँ से आपका क्या जाएगा, शुक्राणु भी जाएंगे और मूत्र भी जाएगा। सिंपल, आई बात समझ में? ठीक है, ये शुक्राणु, ये जो शुक्राशय है और प्रोस्टेट ग्रंथि है, यहाँ से जो लिक्विड छोड़ता है उसमें तैरते तैरते शुक्राणु गति करते रहते हैं और पोषण भी वहां से प्राप्त करते रहते हैं। ठीक है, ये जो शीशन होता है, शीशन जो होता है, इसके अंदर किसी तरह की कोई हड्डी नहीं होती, ध्यान रखना, ये किसी तरह की कोई हड्डी नहीं होती। ठीक है ना, ये उत्तकों का बना होता है, मुलायम सा होता है। लेकिन जब इसको जनन करना है, मैथुन करना होता है, जब इसे मैथुन करना होता है तो यहाँ पर जो उत्तक होते हैं वहां पर रक्त आ जाता है, खून आ जाता है, जिससे ये जो मुलायम होता है वहां से सख्त हो जाता है, कठोर हो जाता है। और उसके बाद यहाँ से स्पर्म है, यहाँ शुक्राणु, शुक्राणु को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। कहाँ लिखा मैंने शुक्राणु, यहाँ लिख देते हैं, स्पर्म बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से स्पर्म जब निकलेंगे, ठीक है, अब ये जो शिश्न होता है, यहाँ से निकलते हैं स्पर्म। ठीक है, अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि नर युग्मक का मतलब शुक्राणु या स्पर्म, तो नर युग्मक को हमें कहाँ पहुंचाना, मादा युग्मक तक। तो जो ये शीशन है, इसका काम क्या है, यहाँ से बाहर तो निकलते ही है, लेकिन ये शीशन क्या करता है, शीशन मादा युग्मक तक पहुंचाने में सहायता करता है। शीशन जो है वो मादा युग्मक तक पहुंचाने में क्या करता है, सहायता करता है। किसकी सहायता करता है, किसकी सहायता करता है, किसी की नहीं, खुद ये पहुंचाता है। सिंपल, कैसे पहुंचाता है उसके बाद में, उसके बारे में हम जब मादा जनन तंत्र पढ़ेंगे तो हम उसके साथ में बात करेंगे कि ये कैसे पहुंचाता है। ठीक है, तो ये शीशन से निकल जाएंगे। सिंपल सा, ये क्या था, नर जनन तंत्र। ठीक है, मुझे नहीं लगता है इससे संबंधित कोई किसी तरह का आपका डाउट होगा। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। ठीक है, ये बातें हो गई नर जनन तंत्र की। सिंपल है, यहाँ से शुक्राणु बन गए, नर युग्मक बन गया, यहाँ तक आ गया। ठीक, ये तो हमने ऐसे ही बनाया क्योंकि आपको पता रहे ये मूत्र मार्ग कहाँ से रहा, ये कौन सी वाहिनी है, मूत्र वाहिनी है, ये मूत्राशय है। ठीक है, तो ये यहाँ से कॉमन मार्ग है मूत्र का और शुक्राणु होगा। ठीक है, चलो भाई, इतनी सी बातें हम लोगों ने आज कर ली है। मुझे लगता है कि ये बातें आपके जीवन में कुछ नया ज्ञान क्रिएट करेगी। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ कि आप इन चीज़ों को ध्यान से समझ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, और सारी चीज़ें आप विज्ञान को ऐसी मजबूत करना कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में, यानी कि 10वीं में टोटल 100 में से 100 विज्ञान में लाओ, ये मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। और मुझे पूरा आप पर भरोसा है, अगर आपने पूरे साल मेहनत करी है और आगे अब भी मेहनत कर रहे हो तो 100 में से 100 नंबर आप लाओगे। अगर आपको किसी तरह की भी कोई दिक्कत है, कहीं भी समस्या है साइंस में, तो आप कभी भी हमें पूछिए, हम आपके लिए तैयार हैं। और थैंक यू, आप हमसे जुड़े इसके लिए आपका दिल से आभार।